नमस्कार सबको। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। रोहित एंड राजस्थान की पूरी टीम को धन्यवाद है। और इस विषय में हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। अ, पहले थोड़ा ये समझ ले कि आज की ये स्थिति क्या है। और कुछ साथी और भी जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ी बात बाद में जुड़ेंगे। हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले देश में जीएम की ये जो रोकने की जो एक कोशिश है, वो सही में देश की खेती को, हमारे खुराक को और हमारे पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम है। और वो उसी चीज का हिस्सा है जिसमें हमने 3-4 दशक से जैविक खेती की बात की है, जो आज अलग रूप में प्राकृतिक खेती के रूप में कंपनियों से छूटो, ऐसे बीजों से छूटो, केमिकल एग्रीकल्चर से छूटो, बाजार के इतने सारे अलग अलग प्रकार के शोषण के तरीके हैं, उससे हम मुक्त कर पाए कि किसान को। वही आशा की भी और ऑर्गेनिक मूवमेंट की हिस्ट्री आप 4 साल से देखे, 4 दशक से देखे, तो उसी का एक हिस्सा है। वो कोई अपने आप में कोई विरोध का कार्यक्रम नहीं है, मगर देश की खेती और जमीन, पानी, पर्यावरण और लोगों की सेहत को अगर ठीक से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का अनुभव कर लिया, और अब दूसरी बार इसी प्रकार की गलती देश न करे, उसी प्रकार के एक मंशा के साथ, उसी इच्छा के साथ हमने 2000 जब से बीटी कॉटन का इलीगल कल्टीवेशन शुरू हुआ, उस समय से अलग अलग प्रकार के कंसर्न देश में, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, किसान संगठन, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात रखी है। और 2002 में बीटी कॉटन का एक लीगल अप्रूवल मिलने के बाद आज 21 साल से, ये कोई छोटा अंतराल नहीं है। 2010 में बीटी बैंगन आने वाला था, उसके बाद बीआरआई बिल आने वाला था, उसके बाद 2016 में बीटी जीएम सरसों की बात हो रही थी। तो हर समय हमने एक नए विकल्प रखना और ये गलत रास्ते पे देश न जाए, उस मान्यता के साथ, उस प्रकार की वैज्ञानिक आधार के साथ बात रखनी एक लंबा सिलसिला रहा है। और दुनिया भर में भारत बीइंग एक एग्रीकल्चर वाला महत्व का देश होने से भारत की तरफ सारी दुनिया भी देख, और हम भी दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के इस विषय में काम करने वालों के संपर्क में भी रहते हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, शेयर करते हैं। और उसमें विज्ञान भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लीगलिटी भी है, स्वास्थ्य का विषय भी है। किसान मूवमेंट का भी एक विषय रहा है कि देश भर की, दुनिया भर की खेती किसान के हित में, किसान के सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो इश्यूज है उसको देखते हुए किस दिशा में जाए। तो वो एक उसी का हिस्सा माने। जैसे कि यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एन ऑप्शन। यानी कृषि में हमने अब तक जिस प्रकार से कॉर्पोरेटाइजेशन, केमिकलाइजेशन, विज्ञान के ऊपर, पर्यावरण को छोड़ के सिर्फ मुनाफे के ऊपर जो हमारा एक पसंद रहा है, टेक्नोलॉजी पसंद करने का हर समय तरीका रहा है, हम उसको कहते हैं बिजनेस। और वो अब ऑप्शन नहीं है। देश की, दुनिया की खेती को बदलने का समय आ चुका है। इतनी छोटी सी पूर्व धारणा के बाद अब हम ये बात करेंगे कि क्या क्या संभावना है। बीटी जीएम शर्तों को अगर रोकना है तो हमें क्या कर सकते हैं, और उसमें पहले भी कुछ बातें जरूर हुई है, और साथ साथ में कुछ नई चीजें हैं। आंकड़े नए हैं, आर्गुमेंट ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि जैसे बीटी बैंगन में हुआ, रोकने के बाद कहा गया था कि भाई नए संशोधन लेके आइए, सेफ्टी के कुछ आंकड़े लेके आइए, मगर वो तो नहीं हुआ। आज 13 साल में बीटी बैंगन में वैसा ही तक हो। तो नई कोई बात ऐसे देखे तो आर्गुमेंट के रूप में नहीं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जरूर हुए हैं, इसके बारे में बाद में कई कुछ बात होगी। इस तरीके से 2018-19 और पिछले 2 साल में जीईएसी ने किस तरीके से जल्दी से उसको पास करने की कोशिश की है, उतना नया है। जब विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे पास आंकड़े जरूर नए हैं,
आर्ग्यूमेंट वही है, मगर थोड़ा रिफ्रेश करना आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि आप सब ये मेरी अभी स्लाइड्स है वो देख रहे हैं। ये हमारी जो ये प्रेजेंटेशन है वो हमारी जो आशा है उसके सभी साथियों ने मिल के बनाया है, और मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं, थोड़ा माफ। तो ये जो विज्ञान के रूप में विज्ञान की ये जो सबसे अहम एक बड़ी एक शोध है, रिसर्च है, वो डीएनए को मैनिपुलेशन का है। उसको आप रिकम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक वो हिस्सा है जिसमें डीएनए को अलग अलग तरीके से हम कहते हैं खिलवाड़ या बदला जाता है। डीएनए कहाँ रहता है? हर सजीव के कोश के कोश की कोशिका के अंदर उसका एक न्यूक्लियोलस रहता है, उसमें क्रोमोसोम कहते हैं। और वही है ये एक बहुत एक बड़ी अंदरूनी गुत्थी है कुदरत ने बनाई हुई, जो पूरी समझ में नहीं आई। तो मगर इतनी गुत्थी है, उसको समझने के लिए हम इतना ही कहे कि अगर एक ही व्यक्ति का डीएनए निकाले जाए तो वो यहाँ से सूरज तक के 67 चक्कर रिटर्न चक्कर काटे जा सकते, उतनी सारी डीएनए हमारे शरीर में है। हाँ, और मगर सारी दुनिया के सभी लोगों का डीएनए निकाला जाए तो एक चने के दाना जैसा। तो इतनी छोटी चीज में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो मनुष्य के हर अहम उसके आनुवंशिक गुणों के लिए। अब वहीं पे अलग अलग सजीवों में कहीं ना कहीं ये उसका बेस डीएनए है, और उसमें बाहर से कोई डीएनए लाके अलग अलग तरीके हैं। कई बार बाहर के सजीव का होता है, कई बार उसी सजीव का भी हो सकता है, स्पीसीज का भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से बाहर से डीएनए लाके, जो कि उसका एक जनरल हिस्सा नहीं रहा, उसको अंदर डाला जाता है। वो कहीं पे भी बैठता है, और जब कहीं पे भी बैठता है तो अलग अलग उसकी असर होती है। और अलग अन्य 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 विज्ञान की तुलना में जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्वभाव में या उसके तरीके में या उसकी असर में चेंज यानी डिफरेंस ये है कि ये स्वप्रजनन करता है और अपना बच्चा पैदा करता है, कोलन से बाहर जाता है, दूसरे दूसरे पौधों के पास उसका प्रजनन होकर नए बच्चे पैदा करता है, खुद बच्चा पैदा करता है और पोलन के साथ नए बच्चे उसके भी। तो ये मल्टीप्लाई होने को अपने आप होता जाता है। कोई कहेगा कि भाई एलईडी लाइट से नुकसान है, तो एलईडी का लाइट का बल्ब अपना बच्चा पैदा नहीं, तो ये नुकसान का गुणाकार होता है और रिटर्न नहीं हो सकता, ये इसको हम वापस खींच नहीं सकते। आज अब बीटी कॉटन जिस प्रकार से फैल गया है, हिंदुस्तान की खेती बीटी कॉटन मुक्त नहीं, बीटी जिन मुक्त कॉटन नहीं हो सकता, तो चला गया। और कीटनाशकों में हमने वापिस लिया है, और बहुत सारी मेडिकल मेडिसिन में भी ऐसा होता है, तो वो हम वापिस ले सकते, इसको वापिस नहीं। फिर उसको दूसरी बात यह है कि जीन कहाँ से निकाला जाए उसके बारे में अच्छा सोचना, फिर वो नए सजीव में कहाँ घुसता है वो पूरा अनिश्चित है। और इसीलिए इसके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अलग अलग असर, अलग अलग जो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड असर होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया भर में के संशोधन वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये तो हमने ये करने गए थे मगर हो गया है ऐसा। जैसे कि मछली में उसकी वजन बढ़ाने के लिए जीन डाला गया, मगर उसकी खोपड़ी में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आ गया। तो उसी प्रकार के बहुत क्या कि हम जानते नहीं, और ये कितने अनजानी चीज में काम कर रहे हैं, उतना अगर समझना है तो मानव का इतना चने के दाने जैसा डीएनए जो सारी दुनिया के सभी लोगों का डीएनए मिलाए तो इतना होता है, उसका सिर्फ 3% मानव डीएनए को हम जान पाए। 97 कई बार कहते हैं कि वो जंक डीएनए, सही में वो जंक नहीं है, सही में मनुष्य ने वैज्ञानिकों ने उसका उपयोग का अभी पता नहीं। अगर वो 97% डीएनए को निकाला जाए तो मनुष्य नहीं जी। तो मुख्य बात यह है विज्ञान की है, ये कोई भी पौधा हो या कोई भी सजीव हो या बैक्टीरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग करे या कहीं पे भी करे, यह परिवर्तनीय है, अनियंत्रित है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है, प्रजननक्षम है।
और इसीलिए उसको सावधानी, इसलिए दुनिया भर में कहा गया कि वे इसके ऊपर ठीक से रेगुलेशन। अब सरकार डीएम शर्तों को जो डाल रही है, आईसीआर भी अभी तो उसके पीछे है, मानिए डीएसीपी मानव की इसके पीछे है, जैसे कि उनको रेगुलेट करने का काम है, मगर वो कर रहे हैं प्रमोशन का काम। अब मैं एक पहला कहा जाता है कि 26% ज्यादा उत्पादन दे। अब बहुत सारे अखबारों में पढ़ेंगे, आर्गुमेंट में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक आईसीआर के या तो और कंपनियों के वैज्ञानिक है, पेंटल साहब है, वो बारी बारी से ये बात आती है कि 26% ज्यादा उत्पादन। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार ने जबकि कहा है अपने शपथ पत्र में कि भाई उस पर दावा साबित। तो ये सरकार का एक आर्ग्यूमेंट लोगों को समझाने के लिए एक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जो पी के राय साहब है, जो DRMR भरतपुर, आप लोग राजस्थान से हैं तो जानते हैं कि देश का सबसे जाना माना, सबसे अहम संशोधन केंद्र, बहुत सारी वैरायटी निकलती है, सारे देश के रिसर्च को वहां से मॉनिटर किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके निदेशक है पी के राय। वो भी कह रहे हैं कि अभी तक ये परीक्षण से हमें कोई ज्यादा उत्पादन का प्रमाण हमें नहीं मिला है, हम परीक्षण करके देखते, एक साल का ट्रायल का है, जो रिजल्ट हमारे पास अभी नहीं आए हैं, मगर पता चलेगा कि और जो दावा है, वो सही है यार। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कह रहे हैं कि DMH-11 का व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति आज किस्मों और बीजों की तुलना में इस परिणामों पर निर्भर करती है। यानी अभी परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। यानी ये दो मुंह वाली बात बार बार से सरकार के अलग अलग विभागों से, वैज्ञानिकों से हमने सुनी है, मगर तथ्य ये है जो सरकार भी कह रहे हैं उसको। उत्पादन की, ज्यादा उत्पादन की जब बात करते हैं, तब आप देखिए कि दुनिया भर में सरसों बहुत सारे देशों में उगाया जाता है, करीब 40 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मगर अब सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाले जो भी देश है, उत्पादकता हम कहेंगे, पर एकरेज जो है, पर हेक्टर यील्ड है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, उसमें कहीं पे भी जीएम का उपयोग नहीं है, फिर भी उसमें उत्पादन। कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में सिर्फ 3 देशों ने जीएम सरसों को बढ़ावा का व्यावसायिक खेती को मंजूर की है, और उसकी उत्पादकता आप देखिए। आप ये चीज आप कॉटन में भी देख सकते हैं, सोयाबीन में भी देख सकते हैं कि ज्यादा उत्पादकता लेने के लिए जीएम आवश्यक नहीं है, बल्कि ज्यादा उत्पादकता लेने वाले देश जीएम की व्यावसायिक खेती आज नहीं करते। तो ये माना जाए कि जीएम आएगा तभी उत्पादकता बढ़ेगी, वो संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। और कपास में हिंदुस्तान ने भी ये महसूस किया, उसकी बात करेंगे। मगर किसान के लिए ज्यादा उत्पादकता होना वो एक आवश्यक चीज नहीं है। दानों का वजन खास करके सरसों में बहुत अहम है। किसान बड़े दाने पसंद करता है। वरुणा एक वैरायटी सालों तक चली, उसका अहम कारण ये था कि उसका दाना बड़ा था। अब आप देखिए कि 1000 दानों का वजन DMH-11 जो जीएम सरसों ला रहे हैं 3.3 ग्राम है। इतने छोटे दाने वाले की वेराइटीज किसान, हाइब्रिड, इसके किसान पसंद नहीं करते हैं। और ये दूसरा एक इसमें अवगुण ये भी है, इसका लिमिटेशन ये भी है कि वो फली फट जाए, तो हार्वेस्टिंग के समय दाने गिर जाते हैं। इसीलिए ये DMH ब्लड से जितनी भी वैरायटी नॉन जीएम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बिना भी तैयार की गई DMH-1, 2 और 4 वो किसानों ने कभी अपनाई नहीं। और ये उसी ब्लड का ये नया एक जीएम हाइब्रिड है, छोटे दाने वाला है। वो बहुत पक्की बात है, किसान उसको पसंद नहीं करेंगे, और अगर किसान ने किया तो उत्पादकता इस वजह से भी कम होने की। ये दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारा खाद्य तेल हमें बाहर से लाना पड़ता है। जीएम सरसों लाएंगे तो खाद्य तेल का आयात खर्च कम हो जाएगा। अभी देखिए 7 तिलहन मुख्य है,
और उसमें से एक वैरायटी हाइब्रिड रिलीज करने से जो भी अपने आप में प्रॉब्लम वाला है, उसकी उत्पादकता के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे कि उसकी उत्पादकता से ज्यादा उत्पादकता वाली है इसमें आज किसान के पास। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है कि ये कहा जाए कि एक सरसों, सात में से एक सरसों, एक तिलहन, उसमें इसकी एक हाइब्रिड, वो भी कम उत्पादकता देने वाली रिलीज करने से आपका ऑयल का आयात, खाद्य तेल का आयात कम हो जाएगा। वो बिल्कुल गलत ही नहीं, हास्यास्पद बाबत है, प्रजा को मूर्ख बना। और आप देखिएगा कि बहुत सारी हाइब्रिड्स और वैरायटी सरसों की पिछले 30 साल में रिलीज की गई और कभी भी ऑयल का आयात कम नहीं। तो एक और रिलीज करने से क्या फर्क नहीं होता है। वो साबित हो चुका है कि कोई एक फसल का एक वैरायटी रिलीज करने से आयात खर्च कम नहीं होता है। और मैंने कहा अपने आप में वो कम उत्पादकता वाली है। और देश में दूसरी बात यह है कि तेल खाना, उसका कौन सा तिलहन के तेल लोग खाएंगे, उसके मोटा मोटा एक हमारे कल्चरल फूड हैबिट्स के साथ एक तरीका बना हुआ है। आप कोकोनट खाने वालों को सरसों खाने को मजबूर नहीं कर सकते, लोग नहीं खाते। और देश आज सरसों के ऑयल में स्वावलंबी, हम वो आंकड़े बाद में बात होगी। तो सरसों का उत्पादन बढ़ाने से सरसों के किसानों को दाम कम होगा, ये संभावना ज्यादा है, नहीं कि देश की आत्मनिर्भरता में। दूसरी बात यह है कि देश इसलिए ऑयल खाद्य तेल मंगवाता है क्योंकि देश की जनता को सस्ता तेल खाने के लिए चाहिए। और अगर देश के किसान ज्यादा तेल पैदा कर, ऑयल सीड पैदा करने लग जाएंगे तो उनको दाम कम मिलेगा। और उसी तरह तो ये सस्ता तेल देने का विकल्प ज्यादा उत्पादन कर देना, उसके वो उसका उपाय नहीं है। और 80 के दशक में भारत में ऑयल सीड का के विषय में, ऑयल के विषय में स्वावलंबन इसलिए हुआ था कि तिलहन की खेती को बहुत अच्छा बढ़ावा। तो ये आप कीजिए, किसान को ज्यादा दाम दे और उसको येलो रिवॉल्यूशन की तरह उसको पॉलिसी में लाए तो किसान करने लग जाएगा। वो बात भी बाद में होगी। और साथ साथ में ये भी है कि नरबंजता का जो गुण उसमें डाला गया है, खरपतवार नाशी सहनशीलता का जो गुण डाला गया है, वो दोनों गुणों से भी आसपास के किसान के उत्पादन कटौती आ सकती है। तो ये कैसे भी न माने कि जीएम सरसों लाने से देश में सरसों का उत्पादन बढ़ेगा, इतना ही नहीं आयात खर्च कम होगा। ये दोनों बिल्कुल गलतफहमी, एक बिल्कुल झूठ में भ्रम से आगे ये कहूंगा वो फैलाया जा रहा है। अब देखिए ये आंकड़ों से हम बात कर रहे हैं, सरकार के आंकड़े से, और आप देखिए रेपसीड का आयात ऑलमोस्ट नील है, नेग्लिजिबल। देश में रेपसीड या मस्टर्ड हम लाते ही नहीं, प्रॉब्लम भी है इस देश। तो कौन सा ज्यादा लाया जाता है वो आप देखिए, जो पाम ऑयल सबसे ज्यादा लाया जाता है। और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑयल सीड का उत्पादन कम करे, बढ़ाए या न बढ़ाए। और ये पाम ऑयल सस्ता ऑयल देश की जनता को चाहिए, उसका विकल्प आप तेल का उत्पादन बढ़ाने से तभी दे सकते हैं जब किसान को अच्छे पैसे मिलने की गारंटी दे और फिर ग्राहक ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार। नहीं तो सस्ता तेल पिलाने में किसान को जरूर नुकसान है। तीसरी बात यह है कि ये संकर बीज करना, तैयार करने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है और इसीलिए ये लाना वो गलत बात। खुद पेंटल साहब ने बहुत अच्छी हाइब्रिड पहले निकाले हैं। अच्छे इसलिए कहूंगा कि उसके हाइब्रिड संभव, मगर वो वैरायटी चली नहीं, मैंने पहले कहा। प्राइवेट कंपनी से लेकर बहुत सारे आईसीआर के दो इंस्टीट्यूट ने भी एक दो हाइब्रिड निकाले। और आज प्राइवेट कंपनी की तरफ से बहुत अच्छे हाइब्रिड किसान के हाथ में है जो बिना जीएम लाए गए। और उस विषय की गहराई में अब नहीं जाएंगे, मगर इसके सिवा जिसको साइटोप्लाज्मिक मिल्क स्टेबिलिटी कहती है, उससे ये बिल्कुल संभव है, हो रहा है। और 2002 में आईसीआर के वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में ये बाद में वो बात करेंगे कि उसका भी एक हमारे पास सबूत है कि आईसीआर ने कहा था कि बिना जीएम हाइब्रिड हो रहे हैं, वो रास्ता ठीक है, इसलिए जीएम लाने।
नहीं है अगर ये वैज्ञानिक क्यों अपने अपने समय समय में दो मुंह वाली बात करते रहते हैं वो पता नहीं। तीसरी बात ये है कि इसके DMH11 और उसके माता पिता खरपतवार नाशी सहनशील फसल नहीं होने से ऐसा टेस्टिंग करने की कोई जरूरत, वो गलत बात है। खुद पेंटल साहब का ये पेपर है, आप जरा देखिए, 2002 का ये पेपर है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि 2000 का पेपर आज से कि हमने ये तैयार कर दिया है ग्लूकोजिनेट खरपतवार नाशी के प्रति सहनशील ऐसी वैरायटी हाइब्रिड हम तैयार कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिल रहा है और देश को इसकी आवश्यकता। तो ये जो गुजराती में कहते हैं कि आपको छाछ लेने के लिए जाना है मगर उसके बर्तन छिपा रहे हो, तो वही बात अलग तरीके से, क्योंकि दुनिया भर में खरपतवार नाशी सहनशील फसलों के खिलाफ बहुत बड़ी विरोध है, इसलिए अब वो उन्होंने अपनी आर्गुमेंट को ज्यादा उत्पादन या तो हाइब्रिड बनाने के लिए वो करती है, तब जाके उनका रिसर्टेशन बहुत सारे खरपतवार नाशी फसल न सिर्फ सरसों कॉटन के लिए भी काम कर रहा है, और वो रिसर्च स्टेशन की खुद की मान्यता है, रिसर्चर्स की मान्यता है कि देश को आज HT फसलों की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन कर रहे हैं, इसीलिए इसको लेके आए हैं। मगर खरपतवार नाशी सहनशील के रूप में उसका टेस्टिंग बिल्कुल नहीं किया, जितना भी टेस्टिंग किया गया कभी भी खरपतवार नाशी उसके ऊपर छिड़क करके उसका टेस्टिंग नहीं किया गया, न तो उसके मधुमक्खियों के ऊपर असर, जैविक जमीन के जीवों के ऊपर असर में कभी भी खरपतवार नाशी को स्प्रे करके टेस्टिंग। दूसरी ये बात थोड़ा समझ लीजिए कि ये उत्पादन खरपतवार नाशी सहनशीलता का गुण बीज उत्पादन के लिए आवश्यक, आप DMH11 का सीड प्रोडक्शन करना है तो खरपतवार नाशी सहनशीलता का गुण देना, मगर किसानों को लिए इसकी अनुमति नहीं। अगर किसान, ये कहा गया है कि अगर किसान इसके ऊपर छिड़केगा तो उसको सजा हो, कानूनन कार्रवाई की जाएगी, जबकि अब बात यह है कि उसको अपराधी ठहराना, किसान अपराधी कहा जाए, जबकि ये भी एक खिलवाड़ है, जबकि कानून में कहा, सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट, मगर कानून में उसके लिए प्रावधान है, यानी कहीं ना कहीं से इसको मंजूरी देने के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट से नेविगेट किया जाता है, जबकि उसकी व्यवस्था नहीं है, और कैसे भी किसानों को उसमें अपराधी ठहराने की बात नहीं। और इस प्रकार की खरपतवार नाशी सहनशील फसलों के तात्कालिक लाभ जरूर है, श्रम में लागत कम होती है, छिड़काव की सुविधा अच्छी हो जाती है, अन्य फसलों को, उस अन्य वनस्पति को नष्ट हो जाती है, फसल, मगर उसको दीर्घकालीन प्रभाव देखा जाए उपभोक्ता स्वास्थ्य पर्यावरण के ऊपर, ये अपने आप में एक बड़ा एक प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आज दुनिया भर में खरपतवार नाशी सहनशील फसल अमेरिका में जो चली है उसके कितने और नुकसान हुए, दक्षिण अमेरिका में कितने हुए हैं, कैंसर कितने बढ़े हैं, तो ये सारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के संदर्भ के नुकसान उसके बहुत साबित हो चुके, और इसीलिए दुनिया भर में उसके प्रति भी, और उच्चतम न्यायालय की खुद की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बिठाई और उन्होंने कहा कि भारत में ये खरपतवार नाशी सहनशील फसलों न तो खेत परीक्षण के लिए जाए न तो उनको जाए। ये कौन कर रहे हैं, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त वैज्ञानिकों की टीम कह रही है, जिसमें आधे वैज्ञानिक सरकार की तरफ से, तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों की राय भी इसी प्रकार से। ये जो बात, दूसरी बात यह है कि माता पिता की जैव सुरक्षा की जांच की आवश्यकता है। DMH11 की जांच की गई है, वो भी आधी अधूरी और खरपतवार नाशी सहनशील होने से बावजूद खरपतवार नाशी छिड़क के नहीं की, मगर उसके माता पिता दोनों खरपतवार नाशी, और वो दोनों को भी अपने आप में अलग सजीव है, उसका इवेंट है, उसका भी अलग टेस्टिंग होना चाहिए, ज्यादातर टेस्टिंग माता पिता का भी नहीं। तो ये बात ये हो रही है कि अब माता पिता को रिलीज कर दो ताकि और यूनिवर्सिटियां भी इसमें से GM हाइब्रिड सरसों बना।
तो ये बात ये है कि बच्चे को 10वीं की कक्षा में एक आपने पास कर दिया, वो भी गलत एग्जाम देकर, या तो उसके उसके आंसर बुक को कैसे भी मैनिपुलेट करके आपने उसको पास कर दिया। मगर जब बच्चा पास हो रहा है तो कह दिया कि उसको माता पिता को भी पास। तो ये तो दुनिया भर में कहीं नहीं। हर देश में जहां हमने देखा, चाइना में भी जो रिसर्च हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा है, वहां पे माता पिता की अलग जांच होती है। बिना माता पिता की जांच हम माता पिता को रिलीज नहीं कर सकते, जबकि देश में माता पिता को भी रिलीज। ये एक और आर्ग्यूमेंट है कि भाई बहुत सारे देशों से, बहुत सारे सालों से, करीब 15-20 सालों से कनोला की खेती, जो सरसों का, भारतीय सरसों का एक भाई बहन है, वो और देशों में भी उसकी खेती हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सबसे पहले, अमेरिका में, 3 देशों में हो रहा है। तो फिर 20 साल से हो रहा है तो भारत में रिलीज कर। अब ये आर्ग्यूमेंट का कोई अर्थ नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई फार्मा रिसर्च वहीं पे कोई रिलीज हो गया तो यहाँ पे फार्मा रिसर्च को करने की जरूरत नहीं। हर विषय में भारत में अपनी जांच की एक व्यवस्था है, होनी चाहिए। उसकी रेगुलेशन है, टेलीकॉम से लेकर, फार्मा से लेकर, एटॉमिक एनर्जी से लेकर, पेस्टिसाइड से लेकर, हर भी जहाँ पे भी जोखिम है, ये एआई आएगा उसका। तो हम भारतीय व्यवस्था में छोटे किसान, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उसकी पूरी व्यवस्था अलग है। यहाँ के खेतों में से चारा, दवाई निकलती है, चारा मिलता है, गरीबों की सब्जी होती है। ये सही में ब्रासिका जुन्सिया है, जबकि वो ब्रासिका नेपस है, और अलग 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 प्रकार की क्रॉस है। तो जब स्पीसीज अलग है, देश अलग है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं अलग है, तो यहाँ जांच अपने आप में होनी चाहिए। और यहाँ पे तो लोग सरसों का फूल भी, सरसों के पत्ते, सरसों के खली भी खाई जाती है पशुओं में। तो यहाँ की जांच अपने आप में होनी चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल कहीं भी ठहरता नहीं। स्वदेशी स्वदेशी के नाम से बहुत सारे ढोल की, सही में ये बार वाली जो तकनीक है, वो अमेरिका या यूरोप से लाई गई। बेल्जियम में कहीं उसके लिए पहले रिसर्च हुआ, और फिर वो रिसर्च को बैर कंपनी ने ओन किया, उसके ऊपर पेटेंट लिए, बहुत सारी वैरायटी निकाली। तो स्वदेशी नहीं, उसका कुछ मैनिपुलेशन यहाँ स्वदेशी जरूर हुआ है। जैसे कि कोई, हम कहेंगे कि कुर्ता सिलाना है तो आप कपड़ा विदेशी लेके आए, फिर यहाँ के टेलर के पास उसको टेलर मेड करवा दिया, तो वो कुर्ता स्वदेशी नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि सही में स्वदेशी होना किसान को अपने आप में मजबूत करना। किसान अपना बीज बना ले, वो स्वदेशी है, न कि कंपनियों के पास जाता रहे। पेटेंट के अधिकार इसके ऊपर लगे हुए हैं, 5-6 पेटेंट लिए गए हैं, कल जाके किसी को बेचा जा सकता है। उसके बारे में ये गुत्थी स्पष्टता से कभी बाहर नहीं आ रही है कि इसका पेटेंट कैसे लिया गया, किसने दिया, कहाँ इसके अधिकार है, बाहर कहीं बेचे गए हैं या नहीं। वो सरकार ने कभी उसकी जांच करने की कोशिश नहीं की है। ये सारी चीजों की वो पर्दे के पीछे रखा गया है। शायद जीएसटी वाले भी पूरी चीज नहीं जानते हैं। फिर ये बात ये है कि कोई चीज जहर स्वदेशी होने से वो अपने आप में जहर मुक्त, यानी उसका जहरीलापन कम नहीं हो। और दिल्ली विश्वविद्यालय खुद कहता है कि हम निजी कंपनियों को ये टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। तो ये सारे मुद्दे देखते हैं तो उसमें स्वदेशी का अपने आप में कोई ज्यादा इन प्रिंसिपल स्थान नहीं रहता। और ये एक जीएम फसलों का रास्ता प्रशस्त करने का अर्थ है बीज के ऊपर पेटेंट, जो जबरदस्ती अदालती कार्रवाई हो। बेटी कपास का उदाहरण है हमारे पास। गुजरात में जो पेप्सी कंपनी ने आलू के किसानों के ऊपर भी आईपीआर के विषय में, जैसे कविता जी बहुत के पीछे लड़ रही है, आप देख रहे हैं। अन्य किस्मों को सस्तम मिश्रण हो जाएगा, इसको रिलीज करने से सार्वजनिक क्षेत्र और भारतीय कंपनियों के रास्ते बंद हो जाएंगे, विदेशी कंपनियों के रास्ते ज्यादा उसमें आएंगे। और इस तकनीक की प्रकृति की ऐसी धीरे धीरे प्रकृति ही ऐसी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आप देखिए कपास में भी देखिए और विषयों में भी देखिए। हम आगे शायद बात करेंगे कि जीएम सरसों आज जितने भी 3 देशों में है तभी वेराइटी मचना। तो जीएम लाना यानी मल्टीनेशनल कंपनी को हेर करके
सम्मिश्रण का कोई खतरा नहीं है, ये भी कहा जाता है, जबकि हमारे पास बहुत सारे सबूत है कपास से लेके आज कपास में हम देख सकते हैं कि बीटी आने के बाद बीटी बिना बीडी वाला वैरायटी रिसर्च करना, किसान को देना इतना आसान है। और भारत जीएम ये सरसों का एक एक जन्म स्थान रहा है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रहा। आप जरा सरसों का जन्म स्थान के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर भारत, हिमालय का चीन की तरफ वाला जो हिस्सा है जिसमें भारत भी है, वहाँ मिजोरम तक जो लंबा होता है, तो उत्तर भारत हिमालय से जुड़ा हुआ सटा हुआ हिस्सा, वो सरसों का एक जन्म स्थान रहा। एक प्रकार की वैरायटी वहीं पे डेवलप हुई है। बहुत सारी आज भी जंगली वैरायटी जिसको कहेंगे या उसके रिलेटिव्स कहेंगे, वो वहाँ पाए जाएंगे। और भारतीय जहाँ कम से कम 388 प्रकार के जर्मप्लाज्म है, ब्रासिका के 12,000 से ऊपर है, इनमें सभी में जीएम चले जाने की पूरी संभावना है। वो तो एक बात दुनिया भर में है, और सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी कही है कि जहाँ जहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहां पे जीएम है। तो यहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी है, तो उसमें जीएम नहीं आना चाहिए। वो भी एक हमें कंटामिनेशन हो जाएगा, हमारे मूल आधार का कंटामिनेशन होगा। उसके बहुत सारे आर्थिक प्रभाव होते हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसा कंटामिनेशन हुआ है, पर्यावरणीय प्रभाव भी हुए हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट, ट्रेड के ऊपर भी इम्पैक्ट, करोड़ों का नुकसान कंपनियों ने भुगता है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को सबको मिल जाएगा। ये मैंने कह दिया कि ये कोई तारनहार, एकमात्र तारनहार नहीं है, सही में तो ये सारी खेती को डुबाने वाला। अब देखिए विश्व में कपास की उत्पादकता में जितने लाल है वो जीएम, बिना जीएम वाले भारत यहाँ 35 नंबर के ऊपर है। उसके आगे कितने सारे देश है बिना जीएम कॉटन की अच्छी उत्पादकता। टर्की, इजराइल कहाँ तक की उत्पादकता लेते हैं आप देखिए। तो ये न माने कि जीएम लाएंगे तभी देश का कृषि का और उत्पादकता। सोयाबीन में भी वे यही हाल है। आप टर्की कितना अच्छा सोयाबीन पैदा कर लेता है, यानी सोयाबीन की भी आर्ग्यूमेंट होने वाली है। तो इसलिए हम ये हर फसलों का प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। अधिक उत्पादकता जीएम से आने वाले जो है उसके बहुत सारे भ्रम को अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसर्चर्स ने बहुत सारी चीजों को बारी बारी से रिसर्च पेपर को प्रोडक्टिविटी के डेटा को मेजर करके एनालिसिस करके बारी बारी से कहा है कि ये भ्रम है, जीएम से ज्यादा उत्पादकता ये भ्रम है। अलग अलग लोगों ने, न्यूट्रल लोगों ने कहा है, प्रकारों के संशोधन में है। ये तो प्रो जीएम एक किताब है, उसमें भी है कि ऐसा कोई ज्यादा सबूत नहीं जीएम से उत्पादकता बढ़े। कपास के देश की स्थिति आप देख रहे हैं, जबकि जीएम का एरिया बड़ा, उत्पादकता स्टेटमेंट, जब एरिया कम था जीएम बीटी कॉटन का, तब उत्पादकता आपकी बड़ी थी। और आज हम उसी लेवल पे जा रहे हैं, जबकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का खर्चा और उपयोग उतने के बराबर हो गया। फर्टिलाइजर तो करीब करीब 2 गुना ज्यादा इस्तेमाल। तो ये जीएम लाने से आप केमिकल को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो फिर प्राकृतिक खेती की बातों को करने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए। और ये आप देखिए कॉटन का यील्ड देश में 2012-13 से कैसे नीचे गया। तो ये 4 दिन की चांदनी थी, 4 साल का कोई थोड़े समय के लिए कुछ किसानों को मिल गया, बाकी हम हमेशा के लिए अब बर्बाद खेती में भी हो रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विदर्भ में आत्महत्या होने का जो बेल्ट है वहां पे बीटी कॉटन, तो क्या हम किसानों की आत्महत्या का आमंत्रण देना चाहते हैं? ऐसी फसलों का ये दुनिया भर में कोई ज्यादा बात नहीं चली है, उसकी बात है, मैं यहाँ थोड़ा रोकता हूँ। ये थोड़ा अहम बात है कि दुनिया भर में आज जितना जीएम फसलों का उपयोग हो रहा है उसमें से 47% हर्बिसाइड टॉलरेंट, 41% 41% बीटी और हर्बिसाइड दोनों का
जीन दाल के जितनी फसलें वैरायटी है उसकी खेती, 12% सिर्फ बीज, 1% जीएम है, वो ये जहर से मुक्त है। मैं ये कहूंगा, यानी ये जीएम या तो एचपी को बढ़ावा देता है, हेर्बिसाइड को बढ़ावा देता है, या बीटी के टॉक्सिन को बढ़ावा देता है, या दोनों को। जहर की खेती है ये मान लीजिए। ये 1% जो है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से नुकसानदेह है, मगर ये तो कैरेक्टर ही जहर पैदा करने वाले और जहर पे ज्यादा छिड़काव करने वाले 99%। अब ये उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा के आर्गुमेंट में भी बहुत सारे आंकड़े हमारे पास है। अमेरिका में भी जीएम आने के बाद खाद्य सुरक्षा में कोई फर्क नहीं आया है, 12% लोग आज भी भूखे हैं, ये माने से पहले भी। और ज्यादातर देखिए इंडस्ट्रियल फसल है, आहिस्ता आहिस्ता खाद्य फसलों के स्थान पर जीएम फसलें इंडस्ट्री के लिए आ रही है। खाद्य का उत्पाद और अवेलेबिलिटी कम होने की पूरी, मध्यमक्खियों के ऊपर असर होगा उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। और ये इम्पैक्ट और देखे बिना शहद के उत्पादन का ऊपर उपयोग के ऊपर इम्पैक्ट राजस्थान में कितना पैदा ज्यादा शहद पैदा, राजस्थान की ऑयल इंडस्ट्री शहद उत्पादक उसके सारा विरोध कर रहे हैं। तो ये तो, और आप सिर्फ तिलहन की खेती की बात कर रहे हैं, तिलहन के उत्पादक की बात कर रहे हैं, इन सारे नुकसान के ऊपर कौन देखेगा? ये अनिवार्यता की बात नहीं है। हमारे पास बिजाई मशीन, बीज उपचार और सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, उसके बहुत सारे आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि उत्पादन अगर बढ़ाना है तो बहुत सारे नॉन जीएम अच्छी पैदावार देने वाली किस्म से लेकर अलग अलग तरीके एग्रोनॉमिक और मशीन के तरीकों से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्लीज डोंट गो टू जीएम। और हमारे देश में इन सारी चीजों में कभी भी आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं होता। प्रोडक्ट तैयार हो गई इसलिए उसको कैसे भी घुसाने के लिए आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। सही में रिसर्च शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए कि बीटी की बैंगन की आवश्यकता है क्या, बीटी धान की आवश्यकता है क्या, जीएम मस्टर्ड की आवश्यकता है क्या। अब तो रिसर्च कर दिए इसलिए लाना था, तो ये तो पर्पज नहीं होना चाहिए। बहुत बार कहा गया है, ये 2004 में एक स्वामीनाथन साहब की एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि इन टेक्निक का तभी प्रयोग किया जाए जब ये जो हासिल करना चाहते हैं वो और कोई रास्ते से हासिल ना हो। अब बहुत सारे रास्ते हैं। बीटी बैंगन के समय हमने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने, इंक्लूडिंग आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गुजरात से, उसने सारी फिल्म बना के बहुत सारा प्रमोट किया कि आप नो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से ये ताना और फल और ताना छेदक कीट का, फ्रूट एंड फ्रूट का नियंत्रण कर सकते हैं। जबकि इतने सलामत अच्छे रास्ते, किसान को एम्पावर करने वाले रास्ते अवेलेबल है, आप क्यों? क्योंकि कंपनी को बना। और यही बात 2002 में, 2004 में ये कमिटी ने की थी, जिसमें डीआरएमआर भी थे, आईसीआर के साइंटिस्ट भी थे, कहा था कि जीएम सरसों इस देश में लाने की। और आज 2016 में क्या बदल गया पता नहीं। हाउ टू बिलीव दिस साइंटिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट जो कैसे कहते हैं, अपने रंग बदलते रहते हैं। वो उसको एक हिंदी में कहते हैं ना, अपने रंग बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल विंड को देख के, कॉर्पोरेट के विंड को देख के अपने रंग बदलते हैं। अब आप देखिए देश की अहम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, वहाँ की राज्यों के किसानों के लिए ये हरियाणा की एचएयू का जहाँ रिसर्च है, आप देखिए उनके पेपर से, उनके रिपोर्ट से मैंने निकाला है कि इतना ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में आज नॉन जीएम पब्लिक इंस्टीट्यूट से आ रही। आप क्यों 26-26 पे जीएम सरसों में जा रहे हैं? कभी संशोधन में 20-25 साल पुरानी वैरायटी रिलीज नहीं होती। आज गंगा में पानी बहुत बह चुका है, इतनी सारी और वैरायटी आ गई, फिर भी आप पुरानी 2002 में जो इसके ऊपर रिसर्च हुआ वो 2023 में लाना। यही है, ये प्राइवेट इतने सारे वैरायटीज आ चुके हैं, हाइब्रिड्स आ चुके हैं। जितना इसका यील्ड है, कोई एक व्यवस्था नहीं है जहां इसका कंपैरिजन किया जाए, मगर हम अलग अलग जगह से डेटा लेके इसको कंपेयर करें, सही में उसकी एक मर्यादा है। मगर एक अंदाज आता है कितना ज्यादा उत्पादन देने वाली आज किस्में और हाइब्रिड किसान के पास है,
देश की खेती, सरसों की खेती का ऑलमोस्ट 45-50% सर हाइब्रिड है। इतना ज्यादा उत्पादन देने वाली किसान के पास जब हाइब्रिड है, कम उत्पादन देने वाली जीएम सरसों क्यों देना चाहते हैं? क्या इस देश में कहीं आप देश विरोधी काम करना चाहते हैं? तो ये बात ये होती है कि कुछ गिने चुने सामाजिक कार्यकर्ता काम ये विरोध कर रहे हैं। अरे नहीं, न्यायाधीश, बहुत सारे वैज्ञानिकों के गुट वैज्ञानिक खुद पर्सनली, चिकित्सक समुदाय, किसान नेता, उपभोक्ता, नागरिक संगठन, स्वदेशी जागरण मंच, शहद उत्पादक, ऑयल एक्सट्रैक्शन का एसोसिएशन, एपीएमसी, कितने हजारों की संख्या में पत्र लिखे गए, फिर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं क्यों विरोध हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। राजस्थान का संदर्भ है तो हम इसको इसको न भूले कि 9 मार्च 2012 में सरसों का एक्सपेरिमेंट को चला इसी विषय के ऊपर, और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका। राजस्थान देश का 46% सरसों पैदा है और उसको बचाना राजस्थान के लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत सारी और चिंताएं हैं जिसकी मोटी मोटी बात मैंने कर लिया है, मगर अब रेसिड्यूज आएंगे, भौतिक संपदा अधिकार, परागण, किसान के बीचों के विकल्प सीमित होंगे। मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया, माफ कीजिएगा। और भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है उसके सलामत रास्ते हैं जो सफल पहले हो चुके हैं, उस रास्ते पे जाएंगे तो जरूर हिंदुस्तान का किसान इस देश को तिलहनों में, खाद्य तेलों में स्वावलंबी बना देगा। और उसी का एक प्रमाण है, आप देखिए, ये भरतपुर मंडी के प्राइस को मैं देख रहा था, और आप देखिए जैसे भी आप किसानों को प्राइस ज्यादा मिला, किसान को दाम दीजिए, बाकी का रास्ता किसान जानते। और ये जो बात हो रही है वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर हो रही है। तो इतनी बात करते हुए कुछ ज्यादा समय ले लिया है, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मगर राजस्थान के ऊपर सारे देश की नजर टिकी हुई है। उस समय भी राजस्थान ने जीएम सरसों से देश को बचाया था। आज भी वही राजस्थान अगर आगे आ जाए, जहाँ 46% पैदा होता है देश का सरसों, अगर राजस्थान आ जाए, सरकारें आ जाए, हम देखेंगे कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या एनडीए की हो, दोनों ने हर समय विरोध किया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप, किसान नेता इसके साथ है। धन्यवाद, माफ कीजिएगा कुछ ज्यादा समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कपिल भाई। मेरा नाम कविता कुरुगेंटी है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं भी इस मुहिम के साथ जुड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि इस मीटिंग में भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ लोग इधर शामिल हैं और भारतीय ऑल इंडिया किसान सभा के भी साथी जुड़े थे। मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं। और पीपल लाइक डॉक्टर मनोज मुरार का, तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मिलके ये मीटिंग कर पा रहे हैं। और जैसे कपिल भाई ने कहा, अगर इस देश को जीएम सरसों से बचाना है तो राजस्थान को ही आगे आना पड़ेगा। राजस्थान की सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, किसान संगठनों को आगे आना पड़ेगा, ऑयल इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, बी कीपर्स को आगे आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मर्स को आगे आना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान राज्य सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये अजीब सी एक स्थिति है जहाँ पे कांग्रेस का ही एक सरकार ने एक जीएम मस्टर्ड प्लॉट को जलाया था। ऑर्डर्स ये निकाला था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के बाद उसको विड्रॉ करते हुए 2012 में, जब 2012 या 14, अभी जो कपिल भाई ने दिखाया था, एक फील्ड ट्रायल प्लॉट को सरकार ने ही जलाया था। ऐसे राजस्थान में स्वदेशी जागरण मंच से भगीरथ चौधरी जी, आपको भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हैं। एंड आई थिंक वी हैव टू सॉलिडली प्लान कि हम एक्चुअली क्या करें।
तो मुद्दा ये है कि जिस राज्य में जहाँ पे पार्टीज के अतीत पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभीयों ने ये कहा था अभी तक कि हमको जीएमबी जिस राज्य में नहीं चाहिए, आज भी वो वही कह रहे हैं, मगर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार का अप्रूवल को ही अक्टूबर 2022 में इसको अप्रूव किया गया था, अगर उस अप्रूवल को विड्रॉ नहीं करवाएंगे, राज्य सरकार अगर ये सोचने लगेगा कि हम हमारे क्षेत्र में लाइसेंसेस नहीं देंगे सीड्स एक्ट और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर के तहत और फिर बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि गैर कानूनी बीटी कॉटन और जीएम कॉटन कैसे स्प्रेड होता है। अगर एक राज्य सरकार कुछ नियंत्रण करना भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ओडिशा ने अभी तक बीटी कॉटन का अप्रूवल 20 सालों में नहीं दिया है, फिर भी वहां बीज फैल गया है क्योंकि दूसरे राज्यों से आ जाता है बीज, रातों रात बेच के चले जाते हैं लोग। तो इस मामले में राष्ट्रीय स्तर का निर्णय ही उचित होगा, और राष्ट्रीय स्तर का निर्णय इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि राज्य सरकार का सब्जेक्ट है दोनों, कृषि और स्वास्थ्य, और कोई भी राज्य सरकार आज के दिन ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि वो जीएम सरसों को चाहते हैं, बल्कि उल्टा हुआ है कि कई राज्य सरकारों ने, इंक्लूडिंग दक्षिण भारत के राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार को बहुत कठिन और क्लियर शब्दों में लिख के भेजा है लेटर्स की आप अप्रूव मत कीजिए। तो कुल मिला के राजस्थान के साथियों से ये विनती है कि हम आपसे कुछ भी विजिबल एक्शन चाहते हैं, हमने अभी तक नहीं देखा है। अक्टूबर में अप्रूवल मिलने के बाद देश के बी कीपर्स ने भरतपुर में एक धरना जरूर किया था और उसका असर जितना होना चाहिए उतना हुआ होगा, मगर रोकने का काम और राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम हमने कोशिश किया है। हमने मुख्यमंत्री के ऑफिस में मिलने की हमने कोशिश किया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर मनोज मुरारका जी ने 2-3 बार मुख्यमंत्री से मिलके इंडस्ट्री की तरफ से अपनी जो चिंता है और रेसिस्टेंस है उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने कम्युनिकेट किया है। मगर और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पे यूट्यूब में और ट्विटर पे जीएम मस्टर्ड के खिलाफ काफी कुछ ऑफिशियली ट्वीट किया है और यूट्यूब में वीडियोस भी डाला है, मगर एक कांग्रेस सरकार ने अभी तक नहीं लिखा है। तो हम चाहते हैं कि आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। सॉरी। तो हम चाहते हैं कि हम सब थोड़ा मिलके एक प्लान बनाएं। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि सरकार को एक 15 दिन का टाइम देके, अगर उस टाइम तक वो नहीं लिखते हैं तो अगस्त 15 से हम ये कहें कि हमारा इंडिपेंडेंस ही छीना जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो जरूर चला जाएगा। किसानों का भी आजादी, कौन सा बीज वो अपना सकते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिक रहना चाहेंगे तो बगल वाले अगर जीएम सरसों उगाने लगेंगे तो इनके ऑर्गेनिक स्टेटस के ऊपर असर पड़ने वाला है। अगर बगल वाला जीएम सरसों उगा के उसके ऊपर ग्लूफोसिनेट छिड़केंगे तो आपको आपके जो बॉर्डर रोज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप नॉन जीएम सरसों का खेती करना चाहेंगे आपको मजबूरन जीएम की तरफ जाना पड़ेगा। उपभोक्ता के लिए चॉइसेस नहीं रहेंगे, और जो खेतों में काम करती हैं, जो खास करके गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए तो आजीविका का एक स्रोत जो है वो खत्म हो जाएगा। बी कीपर्स
के ऊपर असर पड़ेगा और हनी एक्सपोर्टर्स के ऊपर असर पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। और अगर कोई ये पेटेंटेड बीज है, जैसे कपिल भाई ने समझाया है, अगर कोई सरसों का जीएम बीज खरीद के फिर अपने पास रखना चाहते हैं, हर जनरेशन के बाद उसमें जो नपुंसकता का गुण इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें 3 बैक्टीरिया के जीन असंबंधित प्राणी से और अनैसर्गिक ढंग से जो घुसाया गया है, वो मेल स्टेरिलिटी प्रकट होने लगेगा और किसान का लॉस होगा अगर बीज बचाने लगेंगे। और अगर हर बार खरीदना पड़े तो वो महंगा ही होते जाएगा। शायद बीटी कॉटन का जो जिनके पास जानकारी है, आप जानते हैं कि इस देश में बीटी कॉटन आने के बाद 17,000% बीज के दाम में बढ़ोतरी हो गई थी। प्राइस राइज ऑफ सीड्स वाज सो स्टीप कॉटन और बीटी कॉटन आने के बाद। तो खतरे क्या है हम जानते हैं, और सिर्फ राजस्थान ही बचा पाएगा इस देश को। जीएम सरसों से बचा पाएगा, और जीएम सरसों को आने देने के बाद वो रास्ता अपनाते हुए जो बाकी बेयर मोन्सैंटो का जीएम मक्का जो बिल्कुल इसके पीछे है, उसको रोकने की जिम्मेदारी और ताकत भी आप लोगों के ऊपर है। मैं बस यहाँ खत्म करूंगी, आपसे विनती